नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी CBD2 एग्ज़ाम जो आज आपकी 12 जून 2022 को प्रथम पारी में कंडक्ट हुआ है। तो ये लेवल 5 और लेवल 2 के जो एग्ज़ाम्स, तो प्रथम पारी के जो 50 जीके के सवाल पूछे गए थे, 50 में से 47 एग्जैक्ट सवाल मिलना बहुत बड़ी बात है। तो इस एफर्ट के लिए लाइक करते हुए कंटिन्यू करना हमेशा की तरह दावा है। जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक सवाल है, इसलिए वीडियो डिले हो जाता है। इसकी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑल शिफ्ट की एक साथ, यानी आज 12 जून की तीनों पारियों की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर नाइट को डल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 12 जून प्रथम शिफ्ट आपकी 9 से 10:30 AM के बीच वाली जो शिफ्ट है, तो इसके पूछे गए जीके सवाल देख लेते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं एनटीपीसी CBD फर्स्ट के ऑल 133 पारी में पूछे गए जीके के जो 5320 एग्जैक्ट जो आंसर की के बाद क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सही थे, वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। किस प्रकार डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो डेमो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए। जैसे एग्जाम एंड होता है, सवाल सेंड करने की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, इसलिए रियल सवाल यहाँ पर मिलते हैं। तो ये सवाल नंबर 1 से कंटिन्यू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट हैं एनटीपीसी CBD2 है, ग्रुप डी है, इन एग्जाम्स की तैयारी करें और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे। तो जब आपका एग्जाम होगा तो आपको पता चलेगा कि आपके सवाल कुछ है वो छूट गए हैं। इसका कारण है टाइम मैनेजमेंट में आपने प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस से ही आप कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाते हो। तो टेस्ट बुक पर अभी ऑफर चल रहा है, हमेशा 12 मंथ वैलिडिटी रहती है। अभी आपके ये 2 दिन का ऑफर है जिसमें 12 के बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। तो आज इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। TTJ के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा और 39 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें रेलवे के अलावा SSC, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अभी एनटीपीसी CBD2 स्पेशल यहाँ पर मॉक टेस्ट ऐड किए गए हैं लेवल अप करते हुए। जो आज का पैटर्न है इसी पर आधारित यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी किए हुए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है। करंट अफेयर्स अब की बार भी फरवरी 2022 तक की पूछी गई है। किसने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध या फिर जंगी कार्रवाई के इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और संकलन पर नीति को मंजूरी दी है? तो रक्षा मंत्रालय यदि सवाल में मेंशन था तो आप राजनाथ सिंह इजी कर सकते थे, वो मंत्री हैं। बाकी यदि इस प्रकार था कि युद्ध जंगी कार्रवाई के इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण और प्रकाशन पर नीति को जो मंजूरी मिली है वो किस मंत्री के द्वारा दी गई है? तो राजनाथ सिंह ने जून 2021 को ये मंजूरी दी है। तो ये जून का करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट सवाल, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य है? मैं आपको बता दूं, इससे पहले आपकी लेवल 6 का एग्जाम हुआ था मई में, तो उसमें ये सेम सवाल था अनुसूचित जाति का, जिसमें ऑप्शन था आपके नागालैंड। अब की बार पूछ गया है जनजाति का। तो एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो आप एनटीपीसी CBD फर्स्ट की भी आप डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर 3 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा है, चंडीगढ़ है। तो पंजाब आपकी विकल्प में था तो करेक्ट हो जाएगा। 2011 की सेंसस में अनुसूचित जनजाति है यानी ST की जनसंख्या शून्य है, वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में कोई भी ST की पॉपुलेशन नहीं है। जिस प्रकार SC की पॉपुलेशन है वो नागालैंड में शून्य है। बाकी सर्वाधिक ST की जो पॉपुलेशन है उस राज्यों में सबसे अधिक लक्षद्वीप आता है, उसके बाद मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये इनका सही अवरोही क्रम है। 2011 की जो जनगणना है वो कुल मिलाकर अब तक की 15वीं है और 7वीं जनगणना है स्वतंत्रता के बाद की। और 11 की जनगणना के आयुक्त थे C चंद्रमौली। अब की बार वर्तमान जो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त है वो विवेक जोशी हैं। अगला सवाल, पाइथन 5 किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये आप करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो अप्रैल 2021 से, क्योंकि DRDO ने गोवा में तेजस विमान से 5वीं पीढ़ी की जो पाइथन 5 है ये आम है यानी एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो पाइथन 5 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल हो जाएगी। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन इज नॉन एज है। देश की कुल आय को यदि कुल जनसंख्या से आप भाग देंगी तो उस केस में आपको मिलेगा पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। अब सवाल में देश की कुल आय के अलावा यदि इस प्रकार NNP दे रखा हो, जो कुल आय है वो किससे निर्धारित की जाती है, तो उसमें GDP हो सकता है, NNP हो सकता है, GNP हो सकता है। तो स्टूडेंट बता रहे कि यहाँ पर NNP है, तो देश की कुल आय यदि NNP बटा आप यदि ये करेंगे जनसंख्या, उस केस में भी आपकी प्रति व्यक्ति आय आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी अदर मैं बात करूं जैसे NNP क्या है, तो NNP है GNP में से मूल्यह्रास माइनस करना है। GNP क्या है, GDP के साथ में विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय ऐड करनी है। और NDP क्या है, तो ये GDP में से मूल्यह्रास करना है, तो वो आपके नेट जो घर डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा।
एनडीपी। जीडीपी क्या है, उपभोग सकल निवेश, इसमें सारा कुछ आ जाता है। अगला सवाल है विच ट्री आर लिविंग फॉसिल्स, कौन से पेड़ जीवित जीवाश्म है। विकल्प पर डिपेंड करता है क्या विकल्प पे। बाकी सबसे पुरानी जो जीवित पेड़ प्रजाति है जो है दोस्तों जिंकगो बिलोबा, जिसे मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। अब देखिए जो लिविंग फॉसिल्स का मतलब है वे जीव या पौधे जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित हुए और आज भी पृथ्वी पर ये पाए जाते हैं, तो ये जीवित जीवाश्म कहेंगे आप। किस आर्टिकल के तहत संसद के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है, तो संविधान संशोधन इजी सवाल आर्टिकल 368 हो जाएगा। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका से है। जो कैंडिडेट कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताना आप तक कितने टोटल संविधान संशोधन हो चुके हैं। अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है, प्रीवियस एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया हुआ सवाल है। एक सवाल पूछा गया था अकबरनामा से संबंधित कि जो आइन ए अकबरी है वो अकबरनामा के किस भाग में है, तो उसमें मैंने बताया था 3 भाग है। तो वॉल्यूम 3 में है आइन ए अकबरी। प्रथम जो भाग है अकबर के पूर्वज हैं उनसे संबंधित है। द्वितीय भाग में अकबर के शासनकाल का वर्णन है। और जो आइन ए अकबरी है ये वॉल्यूम 3 है। अकबरनामा आइन ए अकबरी लेखक कौन है, अबुल फजल है। अन्य प्रमुख जैसे हुमायूं नामा की बात करें तो गुलबदन बेगम जो बाबर की पुत्री है हुमायूं नामा की लेखक है। पाशाह नामा के रचयिता हैं, प्रीवियस आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। रचयिता इनके अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। शाहजहाँ नामा के हैं इनायत खां हो जाएंगे। बाबर नामा है इसे तुज के बाबरी कहेंगे। और ये आत्मलिखित जीवनी है बाबर के खुद के द्वारा और मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी गई है बाबर नामा। बात करूँ आलमगीर नामा, ये दोस्तों मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखित औरंगजेब का इतिहास इसमें मिलता है। क्षत्रिय डांस है ये किसका है, असम का है। तो इसके संस्थापक कौन है, क्षत्रिय नृत्य के जो फाउंडर है वो संत श्रीमंता शंकर देव है। कौन है, शंकर देव। आह्ला लोकगीत है ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है, आह्ला लोकगीत है बुंदेलखंड क्षेत्र है मध्य प्रदेश, वहाँ का ये लोकगीत हो जाएगा, आह्ला लोकगीत है। वैसे आह्ला और उदय राजपूत हैं, ये राजा चंदेल राजा परमल के सफल सेनापति थे। विंडो 10 में डेस्कटॉप को लॉक करने की शॉर्टकट की हमेशा की तरह कंप्यूटर में आज भी, इससे पहले लेवल 6 में कंप्यूटर के 2 सवाल हैं, यहाँ पर भी 2 सवाल हैं, तो वही पैटर्न फॉलो हुआ है। विंडो 10 में लॉक करने की जो शॉर्टकट की है वो आप कहेंगे विंडो की के साथ एल यानी लॉक, तो विंडो प्लस एल हो जाएगा। बाकी यहाँ पर लॉक में मेन्यू ओपन होता है, कंट्रोल अलर्ट डिलीट में रिबूट का भी होता है, लॉक का भी होता है, काफ़ी मेन्यू आते हैं। 2022 के डाटा के अनुसार आवर्त सारणी में कुल एलिमेंट कितने हैं, आवर्त सारणी में 118 तत्व है जिसमें से 94 है वो नेचर में पाए जाते हैं। जनसंख्या घनत्व किस पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन पर आधारित है। जनसंख्या घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, उसकी जलवायु का कैसी है, वहाँ पर भू रचना कैसी है ताकि लोग रह सकें, स्वच्छ जल की पूर्ति होती है, मिट्टी क्या है, खनिज पदार्थ क्या है, तो ये बहुत कुछ निर्भर करता है वातावरण पर्यावरण पर। नेक्स्ट वन यहाँ पर भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है, भारत में उच्च न्यायालय है वो 25 है, ठीक है। और इसमें भी आपको याद रखना है सबसे नवीन और सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा, सबसे पुराना से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आता है। तो 3 प्रमुख हाईकोर्ट जो 1862 में स्थापित हुआ है, इन तीनों में से कलकत्ता हाईकोर्ट सबसे पहले हुआ था 1 जुलाई 1862 को। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट 14 अगस्त 1862 और फिर मद्रास हाईकोर्ट है 15 अगस्त 1862 को स्थापित हुआ है। अब जो कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार है। और बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र दादर नगर हवेली गोवा दमन दीव आ जाते हैं। मद्रास हाई कोर्ट है इसमें जो चेन्नई तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट है इसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी क्षेत्र आते हैं। अन्य जो 1 से अधिक क्षेत्र शामिल हैं हाई कोर्ट में जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट में असम नागालैंड मिजोरम अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र यहाँ पर, चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, एर्नाकुलम ये केरला और लक्षद्वीप। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है, भारत का प्रथम ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स यहाँ पर, तो ये दोस्तों हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में। ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद तेलंगाना में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है जनवरी 2022 में। सोमनाथ मंदिर में जो पार्वती मंदिर है इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स है, तो 20 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ मंदिर में पार्वती मंदिर की आधारशिला रखी। साथ ही साथ इन्होंने सोमनाथ शेरगाह, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और जूना सोमनाथ मंदिर का यहाँ पर उद्घाटन भी किया है। 2021 एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते, स्पेशल गोल्ड मेडल का पूछा है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में हुई है, भारत ने 2 गोल्ड जीते हैं।
5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज जीते, यानी टोटल 15 मेडल जीते भारत ने, जो चौथा स्थान रहा है। तो पहला स्थान था कजाकिस्तान का, जिनके 8 गोल्ड 6 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अब 2 गोल्ड भारत ने जीते, जो आपको सवाल में पूछा वो किसने जीते हैं। संजीत कुमार ने हेवी वेट में 91 किलोग्राम में और पूजा रानी ने 75 किलोग्राम वेट में यहाँ पर 2 गोल्ड जीते हैं। ओलंपिक में किस भारतीय महिला ने लगातार 2 बार व्यक्तिगत रूप से, यानी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में लगातार 2 बार यहाँ पर मेडल जीते ओलंपिक में भारतीय महिला है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में 2016 में ब्राजील में सिल्वर जीता, 2020 में जापान में कांस्य जीता। इसी प्रकार सुशील कुमार का भी नाम आता है, यदि विकल्प में था महिला का पूछा तो पीवी सिंधु। सुशील कुमार ने 2008 में चीन में कांस्य और 2012 में यूके में सिल्वर जीता। तो 2 मेडल, एक से अधिक मेडल जीतने वाले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा वाले ये खिलाड़ी हैं। बाकी हॉकी में काफी मेडल है भारत के। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है। ओलंपिक पदक जीतने वाली जो भारतीय महिला प्रथम पूछा है ना, प्रथम भारतीय महिला यदि पूछ लें, ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, कर्णम मल्लेश्वरी है। और ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो पहलवान है वो साक्षी मलिक ने 2016 में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलेटिक्स है नीरज चोपड़ा, 87.58 मीटर है जेवलिन थ्रो। और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्रथम गोल्ड जीता है अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ओलंपिक में भारत का पहला जो व्यक्तिगत पदक आया है, कोई भी मेडल है, वो 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में आया था। खाशाबा दादा साहेब जाधव ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो ये ओलंपिक की कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, जिसपे एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, लगातार 6। 2020 तक भारत के ओलंपिक में कुल मेडल कितने हैं, तो 2020 तक या फिर 2021 तक, अभी लेटेस्ट की बात कर लें तो 10 गोल्ड है भारत के, 9 सिल्वर हैं, 16 ब्रॉन्ज, यानी टोटल 35 मेडल। ये जरूर डाटा याद रखिएगा, 10, 9, 16, जिसमें 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते थे। और नेक्स्ट जो ओलंपिक 2024 में होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। 2028 में समर ओलंपिक हैं वो लॉस एंजल्स में होने वाले हैं। ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक 2020 में भारत ने हॉकी में जो देश को हराया है वो जर्मनी को हराया है, जर्मनी को हराकर कांस्य है। वैसे भारत यहाँ पर जो सेमीफाइनल में बेल्जियम के हाथ हार मिली हैं और फिर जो कांस्य मेडल की जर्मनी से मुकाबला हुआ जिसमें भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य जीता है। इस प्रकार आप कहेंगे हॉकी में जो गोल्ड मेडल रहा है पुरुष फील्ड हॉकी में वो बेल्जियम का रहा है, सिल्वर रहा है ऑस्ट्रेलिया का और ब्रॉन्ज है वो इंडिया ने जीता है। और 1980 के बाद भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार यह ओलंपिक मेडल जीता है 41 साल बाद। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल के तहत जो उनको ओथ शपथ दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, वो आर्टिकल 219 है। राष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 69, राज्यपाल को शपथ आर्टिकल 159। ठीक है, अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, व्हेन वाज द फर्स्ट यूएनडीपी रिपोर्ट पब्लिश्ड। तो मानव विकास रिपोर्ट जो पहली बार पब्लिश हुई थी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की वो 1990 में हुई है। 2020 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक वो 131वीं है। फुल फॉर्म ऑफ HYVP, HYVP यानी हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम है। ये 1966-67 में जो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसका लक्ष्य था 1970-71 तक भारत को भोजन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 में भारतीय को मिला है। तो इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर पूछ लिया आपको, तो वो है वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थिलस्टेड हैं। भारतीय मूल की ये प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक हैं, भारतीय मूल की है, ओरिजिन की है, नाम है शकुंतला। इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 मिला है। 2020 का मिला था जो प्रसिद्ध अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक, ये भी भारतीय मूल के थे, डॉक्टर रतन लाल। और 2022 में विजेता है संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉक्टर सिंथिया रोसेनज़विग, इनका है 2022 में विश्व खाद्य पुरस्कार में घोषणा हुई है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं। नर और मादा युग्मक बनाते हैं जाइगोट, जिसे आप युग्मनज बोलते हो। जो ये प्रक्रिया रहती है इसे फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद में जो युग्मनज है, जाइगोट है, वो एम्ब्रियो में विकसित होता है, भ्रूण में विकसित होता है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, फूड एक्सपोर्ट, खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित, रोजगार भी है, खाद्य भी है, कार्य भी है, इस पर जो ध्यान केंद्रित हुआ है वो थी 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 की, राजीव गांधी के वक्त है।
पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के वक्त है। कृषि पर विकास जो प्रमुख प्राथमिकता रही थी कृषि। सेकंड में औद्योगिक विकास प्राथमिकता है, जो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य आप जरूर देखना। तीसरी में अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना। चौथी जो पहला स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता की स्थिति प्रदान करना। पांचवी कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता, इसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गई। छठी में गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो ये जो 12 पंचवर्षीय योजना है इनका क्या, जिसमें आपको 11वीं और 12वीं काफी बार पूछ लिया जाता है। तेज और अधिक समावेशी विकास 12वीं में है, तेज अधिक समावेशी के साथ में सतत विकास। नेक्स्ट सवाल, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में है। प्रमुख बांध है, बहुत बार मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया, इडुक्की डैम है पेरियार नदी पर केरल राज्य में, गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर, कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र, गांधी सागर ये हो गया, बघलियार बांध है चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में, भाखड़ा नागल है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश है, और मैथनमान ब्राकर झारखंड, श्रीशैलम पूछा जाता है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, और चुट्टक डैम सुरू नदी पर है। टिहरी बहुत बार आ जाता है, भागीरथी उत्तराखंड है, और ये जो मैटूर डैम कावेरी पर है। अलमाटी कृष्णा नदी कर्नाटक है। थीन जो रणजीत सागर है वो रावी नदी पंजाब में है, और उकाई डैम काफ़ी बार आता है, ताप्ती नदी गुजरात में है, और इसके अलावा नागार्जुन सागर इंपॉर्टेंट है, जो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। हीराकुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, महानदी और महानदी उड़ीसा में है। सरदार सरोवर हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, विच लेक इज ब्रैकिस लेक इन इंडिया, यानी कौन सी यहाँ पर खारे पानी की लेगुन झील। तो इनमें से जो विकल्प दे रखे हैं, पुलिकेट है, लोकटक है, डल वुलर जो जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर विच लेक इज जो खारे पानी की है, विकल्प के अकॉर्डिंग पुलिकट हो जाएगी। बाकी में खारे पानी की प्रमुख झील में जो चिल्का झील का नाम आता है और सांबर झील का नाम आता है, जो सबसे बड़ी है पुलिकट लेक है। ये दोस्तों जो खारे पानी की एक झील हो जाएगी, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है ये झील। और बात करूं यहाँ पर मैं पोंगोंग शो, ये लद्दाख में स्थित खारे पानी की झील है। सांबर लेक है राजस्थान में खारे पानी की झील है। और सबसे बड़ी जो लैगून झील है, इसमें भी अलग अलग, जो तटीय की बात करूं, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है। और सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट इनलैंड जो झील है खारे पानी की, सांबर झील राजस्थान में है। नेक्स्ट सवाल, विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ रॉक, कौन सी चट्टान का प्रकार नहीं है? तो एस्पाल्ट है, ये चट्टान नहीं है। बाकी आप देखेंगे बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। और इसमें यहाँ पर चिशिष्ट का दे रखा है, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगी। जो एस्फाल्ट है एक चिपचिपा काला और गाढ़ा तरल या फिर अर्ध तरल पदार्थ होता है, जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। राजा की घाटी वैली ऑफ किंग किस देश में है? किस देश में स्थित है? इजिप्ट में है। कहाँ पर है? मिस्र में है राजा की घाटी। विच पोर्ट लाइज इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा जो बंदरगाह है पश्चिमी तट पर है? तो यहाँ पर कोचीन है जो केरल में पश्चिमी तट पर है। इसके अलावा मालाबार कोस्ट जो केरल कर्नाटक में है, कोंकण कोस्ट आ जाता है, ये सभी पश्चिमी तट है। इनमें से बंदरगाह पूछा है, तो बंदरगाह की बात करें जैसे प्रादीप है ये उड़ीसा में है, तूतीकोरिन है चेन्नई एनोर तमिलनाडु में है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, हल्दिया है ये वेस्ट बंगाल में है, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार में। तो कौन सा बंदरगाह किस स्थिति है, कौन सी दिशा में है, वो पता होना चाहिए। भारत में पहली रेल मुंबई से किन के मध्य चली? इजी सवाल है। मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी है। 16 अप्रैल 1853 में ये चली थी। उस समय कौन गवर्नर जनरल थे? प्रीवियस आपके लेवल 6 में आया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट वाल बात करें, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, यदि फेरस सल्फेट को आप गर्म करेंगे उच्च ताप पर, उस केस में उससे जल अलग हो जाता है, तो इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? तो यहाँ पर डीकम्पोजिशन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, साथ ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन भी होती है। ये मैं पूरी केमिकल रिएक्शन बता दूं आपके। फेरस सल्फेट है, वैसे इनके साथ में 7 जल के अणु होते हैं, वो अलग हो जाएंगे ताप देंगे, तो ये रिएक्शन बनेगी इसमें, तो निर्जल फेरस सल्फेट बन जाएगा एक तरीके से। और इसका रंग भी है वो हरे से सफ़ेद में बदल जाता है। फेरिक ऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। ये जो आप कहेंगे डीकम्पोजिशन हो रहा है, अपघटन हो रहा है। कौन सा देश समुद्र से सीमा जो तटीय बाउंड्री साझा नहीं करते हैं, लैंडलॉक आप कहेंगे इनमें से? स्थलद्रुद हैं इसमें से, नेपाल है, बाकी सभी जलीय सीमा। रत्नावली के लेखक कौन है? बहुत बार एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने बताया, नागानंद। रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक है हर्षवर्धन, तो रत्नावली हर्षवर्धन। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त। गीत गोविंद के जयदेव। रामायण वाल्मीकि। महाभारत वेदव्यास। विक्रामक चरित्र के बिल्हण है पृथ्वीराज राष्ट्रों की चंद्रबरदाई। राजतरंगिणी की कलहण है। अर्थशास्त्र की चाणक्य। हर्षचरित और कादम्बरी की बाण भट्ट है। महाभाष्य की पातंजलि है। कुमार संभवम। अभिज्ञान शांकुंतलम। विक्रमोर्वशीयम। मेघदूतम। रघुवंशम। मालविकाग्निमित्रम। ऋतुसंहारम के कालिदास हैं।
स्वपन वासवदतम है, प्रतिज्ञा योगन धारण है, इनके भास है। हुली वेशा नृत्य किससे संबंधित है? हुली वेश नृत्य है ये दोस्तों कर्नाटक का है, कर्नाटक की नृत्य शैली है, नवरात्रि उत्सव के दौरान है, ये स्थानीय युवाओं के द्वारा हुली वेशा नृत्य किया जाता है। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स है, जो सबसे बड़ी आप कहेंगे सर्वोच्च कमांडर कौन है सशस्त्र बलों की, तो वो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। मौर्य प्रांतों में यानी प्राचीन काल में सोने की खदान है मौर्य प्रांत में, कर्नाटक में जो है वो कहाँ पर थी, किस स्थान पर वो थी, तो वो थी स्वर्णगिरी में। नागालैंड की जो कोन्यक जनजाति है वो कौन सा उत्सव मनाती है? नागालैंड की कोन्यक जनजाति है वो दोस्तों एलोंग उत्सव मनाती है। कौन सा? एलोंग उत्सव मनाती है। और उस ऑप्शन में आपकी मोफिन फेस्टिवल का भी दे रखा था, तो मोफिन फेस्टिवल की बात करूं तो ये अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का, ये भी इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति मोफिन है, कोन्यक जनजाति नागालैंड की एलोंग फेस्टिवल मनाती है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ कहाँ पर है? तो पंजाब में है रोपड़, जो पंजाब की सतलज नदी के किनारे है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता के ये प्रमुख स्थल हैं जैसे हड़प्पा है पंजाब पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो है ये भी पाकिस्तान में, सिंध का लरकाना जिला। और अन्य बात करूँ चनूदड़ो है ये भी सिंध है। और फिर यहाँ पर रंगपुर है ये आपकी अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में है। कोटदीजी सिंध पाकिस्तान में, रोपड़ पंजाब में, लोथल अहमदाबाद में, आलमगीरपुर मेरठ में है। और कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान, सुरकोटड़ा कच्छ में, बनावली हिसार हरियाणा, धोलावीरा कच्छ गुजरात में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? मोनाको का है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। सेकंड यहाँ पर चीन का आता है। वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना से संबंधित एक सवाल था, एग्जैक्ट सवाल क्या था आप कमेंट का सेक्शन बताना क्या विकल्प थे इस सवाल में। तो इस वाल्मीकि आप कहेंगे शॉर्ट में वाम्बे, वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना है, इसकी शुरुआत है दिसंबर 2001 में हुई है। नाम से स्पष्ट है तो मलिन बस्तियों में रहने वाले घरों के निर्माण और उन्नयन को सरल बनाती है। इसमें सब्सिडी में 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार है वो सहायता दे रही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय आज़ादी की पक्षधर और समाज सेविका ब्रिटिश महिला कौन है? एनी बेसेंट है, जो कि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी थी। प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण कौन सा है? इनमें से प्राइमरी सेक्टर में आपके आ जाएगा खनन। अब प्राइमरी सेक्टर के अलावा यहाँ पर बात करूँ जैसे बैंकिंग दे रखा है, शिक्षा दे रखा है, ये कौन से सेक्टर में आती है? तो आपके सर्विस में आते हैं। सेवा क्षेत्र जो तृतीयक क्षेत्र के, विनिर्माण है ये द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण जो उद्योग है, और प्राइमरी में जो एक तरीके से रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, कच्चा माल होता है, जिसमें कृषि आ जाती है, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन है, उत्खनन, ये सभी प्राइमरी में आ जाएंगे। द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट इज, तो ये सेकेंड कंप्यूटर का पहले वाला जो आपके विंडो की के साथ लॉक वाला था। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होती है, जो सेल रहती है आप कहेंगे जहाँ पर रो और कॉलम आपस में मिलेंगे, तो वहाँ पर ये सेल बनेगी। इस सेल में आप कोई एंट्री करते हो, एंट्री में दो प्रकार की एंट्री, या तो आप इस प्रकार के 1 2 3 नंबर है वो एंटर करेंगे, या फिर जो ये अलाइनमेंट है लेटर है इस प्रकार आप एंटर करेंगे। तो नंबर अंक आप डालेंगे तो वो राइट साइड में अलाइन रहेंगे, राइट साइड की ओर, और जितने भी ये टेक्स्ट इस प्रकार है वो लेफ्ट साइड में रहेंगे। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट टाइप करेंगे वो अलाइन होंगे लेफ्ट साइड में, और नंबर्स हैं वो आपके राइट साइड में। तो नंबर्स का आपको पूछा राइट साइड में अलाइन है। संविधान में 22 भाषाएं किस अनुसूची में है? अनुसूची 8 में टोटल 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में एग्जाम आता है, निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ये याद रखिएगा, असमीस, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मितई जो मणिपुरी है, मराठी, नेपाली, नेपाली भी याद रखना, 22 में कंफ्यूज मत होना, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत भी है, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु आप याद रखना। इंग्लिश नहीं है इसमें, उर्दू भी है। अब उर्दू है, नेपाली, ये ऑप्शन देंगे आप कंफ्यूज मत होना, उर्दू है, नेपाली भी है। ये सभी 22 भाषाओं में है, जिसमें शुरुआत में 14 थी और बाद में ऐड हुई है। बाद में सबसे पहले सिंधी को 1967 में 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया, फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किया गया है 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। नेक्स्ट यहाँ पर 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में ऐड की गई थी। अब इकोनॉमिक्स का एक सवाल और पूछ लिया है। इकोनॉमिक्स के टोटल 2 सवाल यहाँ पर पूछ लिए हैं। एवरेज आउटपुट विथ फ्लैक्चुएट इनपुट इज कॉल्ड, यहाँ पर सवाल जो पूछा गया था वो एवरेज प्रोडक्ट का पूछा होगा या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट का पूछा होगा। तो एग्जैक्ट थोड़ा सवाल नहीं मिला, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो चेंज इन आउटपुट बटा चेंज इन इनपुट होता है। एवरेज प्रोडक्ट होता है वो टोटल प्रोडक्ट में यदि आप यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूनिट है तो वेरिएबल है यहाँ पर फ्लैक्चुएट हो रहा है, ये एवरेज प्रोडक्ट का पूछा होगा। 2019 में एक खजाना मिला था जो जगह बौद्ध धर्म के संबंधित थी, वो कहाँ पर मिला था?
या फिर किस बोध स्थल से रिसेंटली प्लास्टर्ड अवशेष मिले हैं। तो एग्जैक्ट क्या सवाल था बताना, करंट अफेयर्स का ये सवाल पूछा गया है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो भी एग्जाम दिया है इंजन को पता है। एक बंगाल राज्य बंदी विनिमय से संबंधित कोई सवाल था, ये 3 कब लागू हुआ है, तो ये भी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रहा मेरे को। तो ये 2 सवाल हैं, थोड़े अस्पष्ट हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अन्य जितने भी अब 47 के अलावा भी 3 सवाल हैं, वो कौन से हैं जो मैंने यहाँ पर बताए, PDF फाइल भी आप चेक कर लेना, वो मैं ऑल जो PDF फाइल आएगी ऑल शिफ्ट की एक साथ उसमें ऐड कर दूंगा। थोड़े सवाल में कोई भी आपको लगता है इस सवाल में ये करेक्शन है, इस प्रकार पूछा गया था, वो अपन बाद में कर लेंगे। बाकी यहाँ पर आपके सामने जो भी एग्जैक्ट सवाल मिले हैं, वो जितना वीडियो डिले हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रियल सवाल मिलते हैं तभी वीडियो आता है। तो इस एफर्ट के लिए लाइक कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रीवियस ईयर NTPC फर्स्ट में पूछे गए जीके के सवाल डाउनलोड करने के लिए यह वेबसाइट विजिट कर सकते हो। डेमो वीडियो किस प्रकार डाउनलोड करना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और TTG के कूपन कोड यूज करके टेक्स्ट बुक में आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो, जो अभी ऑफर चल रहा है 12 की बजाय 18 मंथ वैलिडिटी का। धन्यवाद।